हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 10 टेक पर। तो हम लेके आ गए हैं साइंस का चौथा लेक्चर, जिसमें हम आपको कराएंगे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछली बार बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं और जो लगातार कुछ वर्षों से आ रहे हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, जो लगातार 3 साल से आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो इस सवाल में हमें क्या क्या चीज दे रखी है और क्या चीज निकालनी है, उस चीज को लिख लेते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन में पहले हमें जो चीजें दे रखी हैं, गिवन हैं, उन्हें लिखते हैं। तो हमें क्या गिवन है? हमें है अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों? अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? इसका चिन्ह कैसा होता है? अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह होता है नेगेटिव। तो इसका मान लिखेंगे, एफ का मान कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। और क्या दे रखा है? वस्तु को लेंस, तो हमें ज्ञात क्या करना है? वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। हमें वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु द्वारा लेंस का प्रतिबिंब। तो और क्या दे रखा है? हमें लेंस का प्रतिबिंब दे रखा है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। और v का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहां एक चीज देखने वाली है कि जो हमारा अवतल लेंस होता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो जब अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, तो आभासी प्रतिबिंब कहां बनते हैं? वस्तु की ओर ही बनते हैं। और वस्तु हम किधर रखते हैं? लेंस से बाईं तरफ लिखते हैं। और लेंस से बाईं तरफ ली गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो इस प्रकार इसका v कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है? u ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम लेंस के सूत्र पर। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें क्या दे रखा है? f दे रखा है, v दे रखा है, लेकिन u हमें ज्ञात करना है। तो f की जगह f का मान रखो, v की जगह v का मान रखो, और u हम ज्ञात कर लेंगे। तो 1/f, तो f कितना है? माइनस के 15, तो आगे लिख देते हैं -15 इज इक्वल टू, ये क्या है? माइनस के 10, तो ये हो जाएगा -1/10 माइनस 1/u। अब क्या करते हैं हम इसमें करते हैं बच्चों, 1/u को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और -1/15 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो जब हम -1/u को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक। कैसा हो जाएगा? ये हो गया आपका धनात्मक। और हमारे पास 1/15 जब राइट साइड गया तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो वो भी धनात्मक हो गया लेफ्ट में आने पर। और 1/-15 भी किसका हो गया? धनात्मक हो गया। तो हम लिखेंगे इधर 1/15 माइनस 1/10। अब क्या करते हैं बच्चों? 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं, जो कि कितना होगा? 30। तो 1/u इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 2 - 3। तो इस प्रकार ये आ जाएगा तुम्हारा -1/30। क्या आ गया बच्चों? -1/30। अब क्या करेंगे भाई? इसको उल्टा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू आ जाएगा -30। तो हमें बच्चों पता होता है कि वस्तु हमेशा सदैव कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो हमारा आंसर भी क्या आया? ऋणात्मक में आया। और ये 30 किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो इस प्रकार है। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है और मोटाई 3a दे रखी है, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई कितनी है? L/3 और मोटाई कितनी है? 3a। तो इस सवाल में कुछ चीजें हमें याद रखनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो पहले हमें यह याद रखना है कि एक तार का प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है
एक तो लंबाई के ऊपर, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, समानुपाती होता है डायरेक्ट। और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? और प्रतिरोध निर्भर करता है तुम्हारे क्षेत्रफल पर। और इस सवाल के अंदर जो मोटाई दे रखी है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही दे रखा है। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत होना कि ये आर मोटाई क्या डायामीटर दे रखा है, तो ये डायामीटर नहीं, क्षेत्रफल ही दे रखा है। और किस पर निर्भर करता है? और ये निर्भर करता है रो के ऊपर। रो क्या होता है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो हमें ये रो किस पर निर्भर करता है, क्योंकि इसी से हमारा सवाल बनने वाला है, ये रो किस पर निर्भर करता है? रो केवल निर्भर करता है टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ऐसे लिखते हैं ये, एक सेकेंड, ये किस पर निर्भर करता है हमारा? ये निर्भर करता है हमारा ताप पर, और ये निर्भर करता है पदार्थ पर। तो ताप का तो हमें इस सवाल में कुछ दे ही नहीं रखा, हमें क्या दे रखा? पदार्थ दे रखा है। तो दोनों तार जो हैं वो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, इसलिए इस सवाल के अंदर जो तार है उसका जो रो है वो दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। और अब हम क्या करते हैं, जो जो चीजें दे रखी हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है L1, जो किसके बराबर है? L के। हम पहले वाले तार को L1 मान रहे हैं और जो दूसरा तार है उसको हम L2 मानेंगे, उसकी लंबाई को। तो L1 इज इक्वल टू L, A1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? A दे रखा है, और रो 1 इज इक्वल टू क्या है? रो मान लिया हमने। और R1 कितना दे रखा है इस सवाल का? R1 दे रखा है 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे तार पर, जो किसका बना हुआ है? उसी पदार्थ का बना हुआ है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये हमारी सारी बातें किसकी हुई? पहले तार की। दूसरा चालक तार के बारे में अब लिखते हैं। इसकी लंबाई हमें जो L2 से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है L/3। और इसका क्षेत्रफल या मोटाई A2 से प्रदर्शित करेंगे, जो कितनी दे रखी है? 3A। और अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो रो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और पदार्थ एक ही मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए रो 2 क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा रो के बराबर हो जाएगा। अब हमें चौथी चीज इसी के तरह R2, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो हम इसको मिटा देते हैं और यहां लिखते हैं उस फॉर्मूले को, और सॉल्यूशन भी इधर ही करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A। क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A। मगर अगर हम इसको ऐसे लिखें, रो इज इक्वल टू, अगर इसको ऐसे लिखा जाए, रो इज इक्वल टू RA/L, तो हमें ये सवाल करना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि ये रो जो है वो दोनों का बराबर है। तो अगर मैं यहां ऐसे लिखता कि रो 1 इज इक्वल टू R1A1/L1, तो इसी प्रकार से रो 2 क्या हो जाता हमारा? रो 2 हो जाता R2A2/L2। और हमें स्टार्टिंग में दे रखा है रो 1 और रो 2 आपस में बराबर हैं, तो इसी प्रकार R1A1/L1 बराबर हो जाएगा R2A2/L2 के। तो इसी संबंध का प्रयोग करके हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं आंसर। हम लिखते हैं R2A2/L2 किसके बराबर है? R1A1/L1 के। तो हमें सबकी वैल्यू दे रखी है A2, L2, R1, A1, L1। सबकी वैल्यू पुट कर दो और हमें R2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, R2 को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीजें दूसरी तरफ कर देते हैं। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1A1/L1। A2 कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो ये नीचे आ गया A2। L2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया L2। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। R1 कितना था? 10 ओम, तो 10 लिख दिया। A1 कितना था? A था, तो A लिख दिया। L2 कितना था? L2 था हमारा L/3, तो
तो L लिख लेते हैं हम ऊपर और 3 लिख लेते हैं नीचे। अब L1 कितना था, L1 था हमारा L के बराबर, तो उसकी वैल्यू रख ली हमने L। और A2 कितना था, A2 था हमारा 3, तो ये आ गया हमारा 3A। अब यहां तुम्हें देखने को मिल रहा है ये A है, ये L है, और ये L है, ये A है। A L और A L आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा 10, सॉरी ऊपर बचेगा 10 और नीचे होगा 3 × 3, तो वो कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10/9। तो R2 का मान हमें प्राप्त हो गया, जो क्या है 10/9 ओम। यही इस सवाल का क्या है तुम्हारा आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये बोर्ड में लगातार आ रहा है क्वेश्चन, और पहले पढ़ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और उसमें इस क्वेश्चन में हम कुछ डाटा बताएंगे आपको, जो हो सकता है आपको डाटा बदल के ये क्वेश्चन आ जाए, और इसी क्वेश्चन पर कुछ डाटा हैं और फॉर्मूले हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर चित्रानुसार माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। तो माध्यम 1 से किरण आई और 2 में प्रवेश कर गई। कौन सा माध्यम सघन है ये बताना है हमको। दूसरा भाग है इस क्वेश्चन का, माध्यम सेकंड के सापेक्ष माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जब कोई किरण आती है और किसी अपवर्तक तल पर टकराती है, तो उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और अविलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को हम बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं? आपतित कोण। और अपवर्तन के बाद जो कोण जाती है उसे हम, किरण जाती है उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, और जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तित कोण, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। एक नियम होता है, वो होता है अगर हमारी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, किधर आती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां देखिए ये किरण कैसी आ रही है, सीधी सीधी आई। अगर ये कहीं नहीं जाना होता इसे तो कैसे जाती है? सीधी चली जाती। तो बताइए ये किधर हुई? ये अविलंब से दूर हो गई, और अविलंब से दूर हो गई तो ऊपर वाला माध्यम विरल नहीं होगा, क्योंकि विरल के लिए क्या नियम होता है कि विरल माध्यम से आने वाली किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर आती है। तो ये अविलंब है हमारा, तो ये किरण अगर ऊपर विरल होता नीचे सघन होता तो ये इधर आ जाती। तो हमारे पास ऊपर क्या है? सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम से जब कोई किरण विरल माध्यम में आती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, तो आनी यहां चाहिए थी तो और दूर हट गई। तो ये ऊपर माध्यम क्या है हमारा? ऊपर माध्यम है सघन। तो हमें पता चल गया ऊपर का माध्यम कितना है? सघन है, और नीचे का माध्यम कौन सा है? विरल है। नीचे का माध्यम कौन सा है? विरल है। तो इसका हम अंदाजा यहां से भी लगा सकते हैं कि सघन माध्यम में बना कोण छोटा होता है और विरल माध्यम में बना कोण बड़ा होता है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि कौन सा माध्यम सघन है। तो पहला माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है। इस क्वेश्चन के दूसरे भाग पर चलते हैं, जो क्या है? माध्यम सेकंड के सापेक्ष माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक स्नेल का नियम होता है, जो अपवर्तन के नियम का दूसरा लॉ होता है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? ये होता है sin I अपॉन sin R, जो होता है sin I अपॉन sin R, ये होता है तुम्हारा बराबर n2/n1 के। ये n क्या है? अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है ये n। तो ये अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। लेकिन हमसे पूछा है माध्यम सेकंड के सापेक्ष, तो हमसे क्या पूछा है? माध्यम सेकंड के सापेक्ष पूछा है माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? n2 को करना होगा नीचे और n1 को करना होगा ऊपर। इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं n2 ये बताता है हमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है n12, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। तो कर लेते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा जब इधर करेंगे हम, अगर हम इस वाले भाग को करेंगे n1/n2, क्या करेंगे? n1/n2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा sin R अपॉन sin I। तो I का मान कितना दे रखा है? 30, R का मान कितना दे रखा है? 45। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा sin 45 अपॉन sin 30।
साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, तो ये लिख दिया हमने 1/√2। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो वो कहाँ लिख रहे हैं हम, भाग में लिख रहे हैं, तो 1 इधर नीचे आने वाला है, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया 2/√2 हो गया। ये किसका मान आया है 2/√2, ये मान आया है हमारा n12 या n1/n2 का। n12 या n1/n2 का मान क्या आया है 2/√2। यदि हम 2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने टाइम जाएगा √2 टाइम जाएगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इस सवाल का आंसर दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1.414। इस सवाल का आंसर हो गया हमारा n12 का 1.414 हो गया। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो इस प्रकार है। एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यह कौन सा दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। कहां की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। जबकि स्वस्थ मनुष्य की जो दूर दृष्टि होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये दूर की वस्तु नहीं देख पाने की वजह से हमें इसका पहला आंसर देखते ही मिल जाएगा, वो क्या है निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो इस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और इसका निवारण हम किसके द्वारा करते हैं, इसका निवारण करते हैं हम निवारण करते हैं हम इसका अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, अवतल लेंस के द्वारा। और अवतल लेंस के द्वारा क्यों करते हैं, क्योंकि ये किस प्रकृति का होता है, ये अपसारी प्रकृति का लेंस होता है। अब इसमें आगे क्या दे रखा है, लिख लेते हैं हम, इसका भी लिख लेते हैं कि लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अपसारी होती है। कैसी होती है, अपसारी। अपसारी वो प्रकृति होती है जो क्या होता है, वो किरणों को फैलाने का काम करती है। पूछा गया इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो एक चीज याद रखना, कभी भी मानव नेत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो वहां जो v की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव लेना। v की वैल्यू कैसी लेना, नेगेटिव लेना। और इस केस में अगर वस्तु को जो मनुष्य की आंख है उसको वस्तु कहाँ की नहीं दिखाई देगी, अनंत की नहीं दिखाई देगी। इसलिए वस्तु की दूरी क्या लेते हैं हम, इस केस में वस्तु की दूरी लेते हैं अनंत। क्योंकि वस्तु रखी है अनंत पर, देखिए ऐसे जैसे मेरा हाथ है, क्योंकि यहाँ मेरा हाथ है, ये मान लो अनंत पे वस्तु रखी है, और ये जो मार्कर है ये आंख है मनुष्य की। तो यहां से आने वाली किरणें हमने क्या माना, दूरी मान ली वस्तु की, यू हो गया। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बनता है, 30 सेकंड पर, 30 सेंटीमीटर पर, सॉरी। तो 30 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे हम, 30 सेंटीमीटर वाली दूरी को मानेंगे हम -30 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है फोकस। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है भाई फोकस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो हमें 1/f बराबर 1/v - 1/u ज्ञात करना है। f u दिया है, v दिया है, वैल्यू को रख दो। तो 1/f = 1/v की जगह क्या रखोगे, -1/30 -1/∞। क्या रखा, 1/∞ अनंत। इसका मान हो जाएगा 1/अनंत का 0। तो हमारे पास क्या बचा, 1/f। 1/f बचा हमारे पास 1/f - 1/30। तो इस प्रकार क्या आ गया, f आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं इसको और उसका आंसर देते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, ये सबको पता होना चाहिए। और इसका आंसर है हमारा बैंगनी। तो बैंगनी रंग का विचलन कैसा होता है, सबसे अधिकतम होता है। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो इससे संबंधित कुछ चीजें जान लेते हैं जो हमारे पेपर में बार बार पूछी जाती है।
जैसे विचलन, इधर लिखते हैं हम सबसे ज्यादा, इधर लिखते हैं सबसे कम। बाकी जो रंग होते हैं लाल और बैंगनी के बीच में, उनका मध्य में होता है। ये हम कैसे याद रखते हैं? बिवग्योर नाम से ज्ञात करते हैं। या दूसरा होता है बेजानी हपी नाला। तो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 रंग होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी का होता है, प्रकीर्ण होता है वो भी बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है, और जो अपवर्तनांक होता है वो भी बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। बाकी स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की होती है। तो ये चीजें हम एक बार लिख लेते हैं। विचलन किसका सबसे ज्यादा है? वॉयलेट का। सबसे कम किसका है? रेड का। विचलन के बाद क्या लिखते हैं हम? अपवर्तनांक लिख लेते हैं। अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा किसका होता है? ये भी बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे कम होता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण एक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? प्रकाश कितना फैल रहा है। विचलन क्या होता है? प्रकाश कितना झुक रहा है। ठीक है, तो प्रकीर्ण भी सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम रेड का होता है। इसके बाद हम दो चीज और देख लेते हैं। एक देख लेते हैं स्पीड, किस रंग की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है हमारे रेड रंग की, और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। हमने स्पीड देख लिया। अब एक और टर्म होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। प्रकाश की स्पीड को हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास, और यही भी लिख लेते हैं, विचलन को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा r की होती है और सबसे कम b की होती है, यानी कि वॉयलेट की होती है। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर साल इसमें से एक विकल्प पूछा जाता है। तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको लिख लेना। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.